जी, हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़ चुके हैं। मनीष, आपने कई ऐसे मौकों को कवर किया है। जिस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, जितना तेज ये धमाका था, और जैसे कि हमारी सहयोगी अनामिका बता रही थी कि एलएनजेपी हॉस्पिटल तक आवाज सुनी गई थी। ये कम से कम नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं था, इतना तो तय है। जरा बताइए, जब इस तरीके के ब्लास्ट होते हैं, किन चीजों का इस्तेमाल हुआ? और जैसे कि अभी अतुल भी बता रहे थे कि अमोनियम नाइट्रेट 3000 किलो बरामद होना, मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर को तबाह करने की क्षमता होती है 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट में। किस एंगल से अब आगे इस पूरी जांच को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, आप सीक्वेंस समझ लीजिए। सीक्वेंस समझने से कोई कंफ्यूजन की स्टेट यहाँ पर नहीं रहेगा। और ये हमें बताया गया है कि कहीं हम लोगों को बताएं कि वो पैनिक ना करें, इसे एग्जैजरेट ना करें। सीक्वेंस बिल्कुल साफ है कि जब आज मुदम्मिल और डॉक्टर आदिल के कहने पर निशानदेही पर 360 केजी एमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव, साथ में हथियार, जिसमें वायर्स भी मौजूद थे, बैटरीज मौजूद थी, इसे रिकवर किया गया था फरीदाबाद से। वहीं पैरेलल टीम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो मेन केंद्र बिंदु था वो पुलवामा था, और उस समय जब ये जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर्स लगे थे, तब से ये चेन बनी और 7 की गिरफ्तारी हुई थी। अंदेशा इस बात का था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये बताया गया ऑफिशियली कि 2900 केजी एक्सप्लोजिव यानी एमोनियम नाइट्रेट और साथ में उसके साथ इस्तेमाल होने वाली चीजें कुल मिला के 2900 केजी था। तो इसीलिए ये अंदेशा जताया गया कि हो सकता है संभवतः इसका सेकंड मॉड्यूल हो, जो कि जिसके पास ऑलरेडी कुछ हो और वो कोई ना कोई बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। लेकिन इससे पहले की सीक्वेंसिंग बनती, ये एक बड़ा धमाका हुआ। ये एजम्पशंस हैं अभी तक, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ऑफिशियली इस बात की पुष्टि की जाएगी और बताया जाएगा कि ये हमला किस तरीके, ये जो ब्लास्ट है वो किस तरीके का है, कैसे हुआ, किस इंटेंसिटी का है। अब बात इस धमाके की। आज जब 6:52 पर ये धमाका हुआ, तो जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया कि ये लाल किले के पीछे वाला हिस्सा जो है, वहां पर 3 घंटे तक ये गाड़ी खड़ी रही। पार्किंग का एरिया था, जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही वो ओपन एरिया है और वहां पर सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। एक तरीके से आप उसे ब्लाइंड स्पॉट समझ लीजिए, क्योंकि लेकिन बाहर से अंदर आते हुए और पार्किंग से बाहर निकलते हुए सारे कैमरास बिल्कुल सुचारू तौर पर चलते हैं। और वो जो पूरा रास्ता है वो पीछे की तरफ जो हाईवे है जो कि बस अड्डे को जोड़ता है उससे कनेक्ट होता है, और सामने वाला जो रास्ता है वो लाल किले की तरफ जाता है। अब ऐसे में आप ये समझिए कि इस पूरे एरिया में सर्विलांस कैमरास, सीसीटीवी कैमरास, हाई डेफिनेशन के कैमरास हैं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील एरिया शुरू से ही है। क्योंकि यहाँ पे पास में ही पुराना दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर था। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस का एक वाइटल इंस्टॉलेशन के तौर पर वायरलेस ऑफिस है। उसके अलावा लाल किला पास में है, जामा मस्जिद पास में है, उसके साथ साथ आईटीओ बहुत करीब है, और ये कनेक्ट करता है बस अड्डे की तरफ। अब ऐसे में जो धमाका हुआ, इस धमाके की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। जो उस दौरान, क्योंकि ये बिल्कुल 6:52 का वक्त वो है कि उसके बाद यहाँ पर गाड़ियां लगने लगती हैं। जिस जगह धमाका हुआ उसके पास बसेस लगती हैं और बसेस देश के अलग अलग कोनों तक जाती है, और यहाँ पे वो एक पॉइंट है। उसके बाद जब ये धमाका हुआ, धमाके की इंटेंसिटी ऐसी थी कि 100 मीटर तक इसका फ्लेम था और 50 बाय 50 मीटर तक इसकी चपेट में आने वाली गाड़ियों पर इसका असर देखने को मिला, जिसकी वजह से करीबन 12 से 13 ऐसी गाड़ियां हैं जो पूरी तरीके से झुलस गई, जिसमें ई रिक्शा भी शामिल है। इसका मतलब अगर ये ब्लास्ट एक नॉर्मल ब्लास्ट या सीएनजी ब्लास्ट होता या फिर किसी और तरीके का ब्लास्ट होता, तो जो हमारे जानकार एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि इसका डायमीटर इतना बड़ा नहीं होता, इसका फैलाव इतना बड़ा नहीं होता, इसका धमाके का असर इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन जब ये धमाका हुआ, एक धमाके की इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी, उसके साथ साथ इसका असर करीबन 150-200 मीटर तक खड़ी जितनी कारें थी उसके ऊपर हुआ। ठीक सामने रोड क्रॉस करके जो मेट्रो स्टेशन का एक मिरर, आप शीशा देखते हैं मेट्रो स्टेशन को के ऊपर लगा हुआ होता है, वो पूरी तरीके से टूटा। करीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर जो गाड़ियां थी उस पर इसका असर हुआ। पास ही में लाजपत राय मार्केट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, उस मार्केट पर जो दुकानें हैं उस पर इसका इम्पैक्ट हुआ। जो उनके शीशे थे उस पर कंपन महसूस हुई, शीशे टूटे और आसपास। जी मनीष, मैं एक सवाल जोड़ना चाहूंगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि धमाका इतना तेज था जो नॉर्मल सीएनजी ब्लास्ट नहीं हो सकता, आपने एक्सपर्ट से बात की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक नया पैटर्न नजर आ रहा है। इतना इंटेंसिटी का धमाका होने के बावजूद सड़क पूरी तरह से सुरक्षित है, सड़क में गड्ढे नहीं होते, गाड़ी पूरी तरीके से उड़ती नहीं है, आग जरूर लग जाती, पिछला हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, लोगों के शरीर के परखच्चे उड़ गए। और अनामिका बता रही थी कि जो चोट के निशान लोगों के शरीर में आए उसमें कुछ नुकीला कुछ जैसे लगा हो, उस तरीके का भी निशान नजर आ रहा है। ये क्या हो सकता है, अगर आपने एक्सपर्ट से बात की हो तो? देखिए, पहले तो मैं आपको फिर से बता दूं कि
हमें बहुत ही गंभीरता के साथ इस बात को रखना है और संवेदनशीलता बरकरार रखनी है। और इसी वजह से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ओपन डोमेन में कही गई हैं, उस पर मैं ना जाते हुए मैं आपको वही वर्जन्स और वही जानकारी दे रहा हूं जो इस समय ऑफिशियली हमें सोर्सेस हैं वो कंफर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब इस I-20 के धमाके की बात, जो धमाका हुआ बहुत तेजी के साथ हुआ। आपको पुलवामा का अटैक लेके चलता हूं, जहां पे आदिल इको की गाड़ी में था, जो आतंकी था। उसने जब धमाका किया तो वहां पर करीबन आधा फीट का लगभग यानी 12 इंच का एक क्रेटर क्रिएट हुआ, यानी गड्ढा नुमा पूरा का पूरा वहां पे क्रिएट हुआ। उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था क्योंकि वो एक्सप्लोजिव आगे की तरफ था, उसका इंपैक्ट हुआ, उसमें मल्टीपल स्टडीज हुई और तब जाके उसको ये एनालाइज किया गया कि इसी की वजह से वहां पर करीबन जो RDX का इस्तेमाल किया गया था उसका इंपैक्ट इतना था कि वो क्रेटर 12 इंच का फॉर्म हुआ। और वो भी सेमी सर्कल फॉर्म में था, मतलब ऐसा नहीं कि गड्ढा बन गया हुआ, एक सेमी सर्कल फॉर्म में वहां पे क्रेटर था। अब बात आज के धमाके की। ये जो धमाका है वो स्लो डाउन होते हुए गाड़ी पे हुआ और उस गाड़ी के अंदर धमाके के साथ इसका इंपैक्ट ऊपर की तरफ ज्यादा दिखाई दिया। तो अगर CNG का इंपैक्ट होता, पीछे की तरफ से धमाका हुआ और उसके बाद आगे उसका इंपैक्ट हो रहा है और उसके साथ साथ जो गाड़ियां आसपास की गाड़ियां हैं उस पर उसका असर हो रहा है, तो इसको रूल आउट कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अभी तक इसके लिए पुष्टि भी नहीं की है कि ये CNG का धमाका नहीं हो सकता या हो सकता है। लेकिन जो जिस तरीके का इंपैक्ट और फ्लेम दिखाई दिया है, यानी जो 20 से 30 लीटर की I-20 का पेट्रोल का वो स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके मुताबिक अगर CNG ब्लास्ट भी होता है तो उसका इंपैक्ट दिखाई देगा और शुरुआती जांच में वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन उसके आसपास की गाड़ियों पर जो इंपैक्ट दिखाई दे रहा है वो इंपैक्ट काफी ज्यादा सोचने वाला है और इसी वजह से इसकी गंभीरता बढ़ी और NSG की टीम को तुरंत भेजा गया ताकि वो पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस करके, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं, इसमें ट्रेंड हैं, वो देख सके। अब अनामिका ने जिसका जिक्र किया, शार्पनल यानी लोहे का वो एक पॉइंटेड उसमें उनके घुसा हुआ था और क्या उससे उसको नुकसान हुआ या क्षति पहुंची, तो इसका आप समझ लीजिए कि धमाका इतना हैवी था जिसकी वजह से आसपास आपने विजुअल्स देखे जो कि मतलब वो विजुअल्स काफी अच्छे नहीं थे और उस विजुअल्स को देखकर बहुत दुख भी होता है। दरअसल उन विजुअल्स को अगर आप देखते हैं तो उसके साथ साथ आप बॉडी की जो पार्ट्स हैं वो कई जगह स्प्लिटेड दिखाई देंगे। उसकी वजह यह है कि जब इंपैक्ट हुआ, तेज धमाका हुआ, धमाके के साथ जो गाड़ी का हिस्सा था या गाड़ियों के जो हिस्से थे जो कि उनकी शीट थी या फिर उनके लोहे के चेंबर्स थे, उनके चेंबर्स थे, उनकी कैबिनेट्स थे, वो जब उड़े तो उन्होंने ही शार्पनेल के तौर पर एक तरीके से इंपैक्ट क्रिएट किया जिसकी वजह से वो लोगों के शरीर पर जाके लगे। और इंपैक्ट ऐसा है कि कईयों के पैर उसमें हिस्से कटे, कई बॉडी पार्ट्स कटे। आपने तस्वीरें देखी होंगी जो विचलित कर सकती हैं, उन तस्वीरों के आधार पर आपको बिल्कुल इस बात को समझेंगे कि इंपैक्ट बहुत ज्यादा था 12 से 13 गाड़ियों पे, यहां तक कि जो ई रिक्शा सामने था उसके ऊपर भी उसका असर था। तो इसीलिए जब तक ऑफिशियली इस बात को नहीं कहा जाता कि इसके ऊपर शार्पनेल्स इसके अंदर थे और ये जो एक्सप्लोजन हुआ उस एक्सप्लोजन के साथ साथ ये एक बहुत ज्यादा ऐसा पैनिक क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये शार्पनेल जाके लगा, तो इसीलिए ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि इस समय इनिशियल जानकारी बहुत छन के आ रही थी तो इसलिए हो सकता है संभवतः अनामिका ने इस बात का जिक्र किया होगा। लेकिन हम आपको फिर से एक बार बता दें कि इस समय जो एक्सपर्ट्स की टीम है और खास तौर पे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स या फिर जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हैं, LNJP के डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हमने पूछा और उन्होंने बहुत ही क्लियरली इस बात को कहा है जो बॉडी हमारे पास आई है, जो इंजरीज आई है, जिस तरीके की इंजरीज हैं उसको बहुत ही माइन्यूटली चेक किया जा रहा है क्योंकि इंजरीज के ऊपर भी वेपर्स हैं। जैसे ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप खाना बनाते हुए अगर आपका हाथ जल जाता है तो जलने का निशान बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है और वो क्रिएट करता है, उससे आपको ये पता लग सकता है कि किस तरीके की बर्निंग है। तो इसी बर्निंग को देखते हुए इसका एनालिसिस किया जा रहा है फॉरेंसिकली भी, और उसके अलावा बाकी जो टीम्स हैं वो फॉरेंसिक सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन इस समय दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों तक जारी है और वजह है कि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि मोडस ऑपरेंडी क्या है, अगर ये CNG ब्लास्ट है तो किस तरीके से क्रिएट किया गया, कैसे हुआ, क्या अपने आप हुआ, तारिक की क्या भूमिका है, जो इस समय गाड़ी का ओनर है वो पुलवामा का उसी जगह के आसपास का रहने वाला है जहां का डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल जो कि मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर है, जिन्होंने पाकिस्तानी हैंडलर से जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के लिए बात कही और फिर उसके बाद उन्होंने पोस्टर वहां के लोकल लोगों से लगवाया और इन सब की गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी 7 गिरफ्तारियों के बाद अब इसको जानना, पहचानना और समझना ताकि ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी अगर है तो वो पता लग सके, अगर ये धमाका हुआ है तो किस रेंज से कैसे हुआ है ये पता लगाया जा सके। लेकिन हम फिर से बता दें क्योंकि ये बहुत बताना जरूरी है, मेन है इस गाड़ी का रूट ट्रैक करना,
मैप करना और बैकलॉग डेटा यानी जो कम्युनिकेशन हुआ है इस गाड़ी के आसपास, जितना भी कम्युनिकेशन हुआ है, फोन से कम्युनिकेशन हुआ है, अगर रेडियो साइलेंस था यानी 3 घंटे जब ये पार्किंग में गाड़ी रही तो उस दौरान क्या इस मोबाइल सिग्नल्स और रडार जो सिग्नल्स हैं वो उसके आसपास थे या नहीं थे, तो इन सब की जानकारी इस समय कलेक्ट की जा रही है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मल्टीपल टीम्स, उसके अलावा एनआईए की टीम्स और फॉरेंसिक जांच करने वाली टीम्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसके अलावा फॉरेंसिक डेटा, सैंपल सबको कलेक्ट किया जा रहा है ताकि इसे जल्द से जल्द बेपर्दा किया जा सके कि आखिरकार इसकी मुख्य वजह क्या है। बिल्कुल मनीष, और कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना अभी बाकी है। और अब देखिए सुरक्षा की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह खुद हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं सुरक्षा को लेकर। लेकिन बड़ी बात यह, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि हम कोई भी सनसनीखेज दावा नहीं करें, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है, लगातार हर एक एंगल से जांच की जा रही है। और जैसे कि मनीष अभी जिक्र कर रहे थे कि सबसे पहले तो उस रोड मैप को तलाशना होगा कि ये गाड़ी कहां से आई है, कितने दिन कहां पर रही है, जब अगर 3:19 में ये लाल किले की पार्किंग में लगती है और फिर 6:52 पर ये लाल किले के गेट नंबर 4 के पास पहुंचते हैं और अचानक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें 10 लोगों की दुखद मौत हो जाती है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। हर एक एंगल से जांच हो रही है और जो घायल है फिलहाल उनका एलएनजेपी पे इलाज जारी है, कई लोग सीरियस इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। लेकिन मनीष, पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे थे लगातार जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एनसीआर तक में रेड हो रही थी। क्या किसी तरीके के इनपुट्स पहले से इंटेलिजेंस के पास थे कि कोई हादसा हो सकता है, कोई आतंकी साजिश रची जा रही हो? हालांकि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि आतंकी साजिश थी, क्या थी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑनगोइंग है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन क्या कोई इनपुट्स थे पहले से? देखिए, एक बात इसे बिल्कुल अगर लिंक करके आप देखेंगे तो जैसे गुजरात का मॉड्यूल है, गुजरात का मॉड्यूल रेजिन तैयार कर रहा था, केमिकल तैयार कर रहा था, वो एक बड़ी साजिश थी। और वो पूरा मॉड्यूल जो गुजरात एटीएस है उसने अनफॉल किया, उसे पूरी तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन में उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करते हुए उनको एक्सपोज किया, साथ में उनके पूरे मॉड्यूल को खत्म किया। लेकिन अभी भी गुजरात एटीएस ये काम कर रही है क्योंकि मॉड्यूल में कोई और ना हो, खासतौर पर रेडिकलाइज ना किए गए हों, इन सब का ध्यान रखते हुए इस पे काम किया जा रहा है। दूसरा मॉड्यूल पुलवामा का था। पुलवामा का मॉड्यूल की कनेक्टिविटी उन सभी एरियाज में है जहां पर इस गाड़ी का जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप समझ लीजिए कि रिलेशन निकल रहा है, इसीलिए इसकी गंभीरता बढ़ जाती है। जो इस समय जम्मू कश्मीर में टॉप सोर्सेज हैं वो इस बात की हमें जानकारी दे रहे हैं कि शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत हुई जैश ए मुजाहिदीन के जो पोस्टर्स हैं उनसे। जब वो पोस्टर्स लगाए गए थे साउथ कश्मीर में, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन लोगों को जीरो इन किया, उनको पकड़ा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उनको रेडिकलाइज किया, उनको कहा कि जैसे इसके पोस्टर्स जेईएम के आप लगाइए, और ये पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर इन 2 डॉक्टर्स ने किया। जब इनकी जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो इन 2 डॉक्टर्स के पास पहुंचे। डॉक्टर्स पुलवामा के रहने वाले थे जो कि सहारनपुर और उसके बाद फरीदाबाद में थे। फरीदाबाद पहुंचने के बाद यह 360 केजी एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट की रिकवरी हुई। 360 केजी एक्सप्लोजिव की रिकवरी होने के साथ साथ जो बैटरीज थी, वायर्स थे, वो सब इसमें रिकवर किया गया। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था कि ये एक बड़ा मॉड्यूल है। इसी मॉड्यूल को जब दोबारा से खंगाला गया तो देखा गया जो गाड़ी है वो लखनऊ बेस्ड एक जो महिलाएं डॉक्टर शाहीना उसके नाम पर है, और उस गाड़ी का यानी ये पूरा नेटवर्क पुलवामा सेंट्रिक क्रिएट होता है। यानी पुलवामा की जो कनेक्टिविटी अनंतनाग तक जाती है, और फिर उसके बाद ये I-20 गाड़ी जो कि सलमान ने जो सेकंड ओनर को बेची, सेकंड ओनर ने थर्ड ओनर जो कि तारिक है, और तारिक की वो गाड़ी यहां पर पूरी तरह से तेज हाई इंटेंसिटी धमाके के साथ उड़ती है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के साथ सस्पिशियसनेस और बढ़ जाती है, यानी संदेह बढ़ जाता है। और यही वजह है कि इस मॉड्यूल को अब पूरी तरह से जांच पड़ताल इसकी की जा रही है। अभी तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है। हम आपको फिर से बता दें, तारिक की भूमिका या तारिक कैसे यहां पर आया, इसकी गाड़ी यहां पर कैसे आई, तारिक का कितना रोल है, धमाका कैसे हुआ, क्या ये आतंकी हमला है या फिर इसके बाद ये सीएनजी ब्लास्ट है, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके का ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है और 11 लोगों की जान गई है, कई इसमें जख्मी हैं, इसीलिए कोई भी चूक ना हो, इन्वेस्टिगेटर्स इसमें एक एक जो पॉइंट्स हैं उसको जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये पैरेलल इन्वेस्टिगेशन यहां पर आके जुड़ती है।